मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे अरस्तू के महत्वपूर्ण विचारों के बारे में। आज हम अरस्तू के एक और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे और वो है राज्य का स्वरूप लक्ष्य संबंधी विचार। और विशेषकर ये जो एमए के विद्यार्थी हैं, चाहे वो एमए प्रीवियस के हों या एमए फाइनल, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, उनके लिए अक्सर ये पूछा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य के स्वरूप और लक्ष्य के संबंध में अरस्तू के क्या विचार हैं। आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का मूल विषय राज्य है और अरस्तू ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स के प्रथम खंड के प्रथम वाक्य में ही राज्य संबंधी प्रश्न उठाया है। वह राज्य को एक समुदाय मानते हैं और प्रत्येक समुदाय की स्थापना कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। राज्य एक राजनीतिक समुदाय है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को उच्चतम हित प्रदान करना है। ये एक सर्वोच्च समुदाय है। अब ये प्रश्न उठता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ। अरस्तू का इस संदर्भ में कहना है कि राज्य की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई। उसकी उत्पत्ति में विभिन्न संस्थाओं का हाथ रहा है और मनुष्य की मूल संस्था जो है परिवार है। पुरुष और स्त्री के बीच में नैसर्गिक आकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं रह सकते। तो आदिकाल से ही अपनी यौन संतुष्टि और वंश वृद्धि के लिए आपस में मिलते आए हैं और प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी स्त्री पुरुष आपस में मिलकर रहते हैं और स्त्री पुरुष के सहजीवन को परिवार की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही दूसरे के अधीन रहना पसंद करते हैं, तो कुछ स्वामी के रूप में जीवन व्यापन करते हैं। तो अरस्तू के शब्दों में ये स्वामी और दास का संबंध हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि आदि संस्था जो है परिवार है और अनेक परिवारों से मिलकर एक बड़े समुदाय का निर्माण होता है और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ऐसे समुदाय को हम ग्राम कहते हैं। कालांतर में एक ही आदि परिवार के अनेक परिवार हुए और उससे आगे मिलकर ग्राम का निर्माण हो जाता है। ग्राम के विकास से भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता और कालांतर में अनेक ग्रामों के संयुक्त होने से एक पूर्ण समुदाय का निर्माण होता है और उस पूर्ण समुदाय का नाम जो है राज्य। वस्तुतः राज्य की उत्पत्ति में मौलिक आवश्यकताओं का हाथ रहा जो मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक है। अरस्तू का ये भी कहना है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है और मनुष्य का जो श्रेष्ठ जीवन है वो राज्य में रहकर ही उसकी पूर्ति हो सकती है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। अब यहाँ हमने देखा कि अरस्तू राज्य की प्रकृति और उद्देश्य की बड़ी गहरी मीमांसा वो करते हैं। तो उनके राज्य के जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनका हम निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। जैसे राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, राज्य एक सर्वोपरि समुदाय है, राज्य का स्वरूप सावयवी है, राज्य में विविधता में एकता होती है,
राज्य अन्य समुदायों से पहले है और राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय है। तो पहला है, राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, नेचुरल है। इसका तात्पर्य क्या है कि अरस्तु ने राज्य के एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में राज्य को एक स्वाभाविक अर्थात प्राकृतिक समुदाय माना है। और यहाँ ये स्पष्ट है कि अरस्तु से पहले जो सोफिस्ट विचारक थे वो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते थे, आर्टिफिशियल, जिसे कि मनुष्य ने अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में समझौता करके बनाया है। परंतु अरस्तु के अनुसार राज्य मानव स्वभाव में ही सम्मिलित है। राज्य से अलग हम मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते। उनकी जो रचना है पॉलिटिक्स, उसमें उनका एक कथन है कि राज्य प्रकृति की सृष्टि है और मनुष्य प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है। जो मनुष्य समाज में रहने में असमर्थ है या जिसे उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, वह या तो पशु होगा अथवा एक देवता, वह राज्य का अंग नहीं है। राज्य को स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक होने का कारण यह है कि मनुष्य स्वभाव से एक संसर्गशील प्राणी है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर रहना चाहता है, वह एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अब मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों और क्षमताओं का पूर्ण विकास अन्य मनुष्यों के सहयोग, सहानुभूति और साहचर्य द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए उसे सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल कहा गया है। सामाजिक जीवन बिना कुछ नियमों और अनुशासन से नहीं चल सकता और उसकी व्यवस्था करने वाला समुदाय राज्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य का जो उद्गम है मानव स्वभाव में ही है और मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहने का अभिप्राय भी यही है कि वो एक राजनीतिक प्राणी है, यानी पॉलिटिकल एनिमल है। दूसरी उनकी राज्य की खास जो विशेषता है वो है राज्य को वो सर्वोपरि समुदाय मानते हैं। मानव जीवन के अनेक पक्ष होते हैं, अनेक उनकी आवश्यकताएं होती हैं और इन प्रत्येक पक्ष को विकसित करने और प्रत्येक की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के समुदायों का निर्माण मनुष्य ने किया है। अब राज्य उन समुदायों में सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। अब राज्य की सर्वोच्चता के दो कारण हैं। पहला क्या, एक तो यह है कि अन्य सभी समुदायों का अस्तित्व और उनकी गति राज्य के भीतर ही संभव है। राज्य ने ही अन्य समुदायों की सत्ता को संभव बनाया है। राज्य के अभाव में अन्य कोई भी समुदाय जीवित नहीं रह सकता, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कम से कम अपने पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। राज्य की सर्वोच्चता का दूसरा और पहले से अधिक महत्वपूर्ण कारण है कि राज्य का जो उद्देश्य है वो अन्य समुदायों के उद्देश्य से अधिक महान है। राज्य के अतिरिक्त जितने भी समुदाय हैं उनमें से प्रत्येक का उद्देश्य मानव की एक आवश्यकता विशेष की पूर्ति करना है, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो राज्य का उद्देश्य मानव जीवन को शुभ बनाना है। अरस्तु का एक फेमस कोटेशन है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये आता रहा है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का जन्म जीवन को संभव बनाने के लिए हुआ और ये जीवन को शुभ बनाने के लिए अभी तक जीवित है। अब आधुनिक युग में बहुत से ऐसे विचारक हैं जिन्हें प्रायतः हम बहुलवादी कहते हैं, वो राज्य की सर्वोच्चता की धारणा का खंडन करते हैं। वो मानते हैं कि राज्य भी अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है, इसलिए किसी
अन्य समुदाय की अपेक्षा उसे श्रेष्ठ उच्च नहीं माना जा सकता। लेकिन ये विचार भ्रांतिपूर्ण है। वास्तविक स्थिति विपरीत है। राज्य के भीतर जितने भी समुदाय हैं, राज्य निश्चित रूप से उनमें सर्वोच्च है। हाँ, हम देखते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो समुदाय राज्य से ऊपर माना जा सकता है, लेकिन अभी तक उसकी सत्ता भी घटक राज्यों की स्वेच्छापूर्ण सहयोग पर निर्भर है। तीसरा है राज्य का स्वरूप सावयवी है। अरस्तु राज्य को एक सावयवी या जैविक एकता राज्य में देखता है। जिस प्रकार एक सावयव के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख इत्यादि, एक जीवन सूत्र में बंधे होते हैं और संपूर्ण सावयव से अलग होने पर उनमें से किसी की कोई सत्ता नहीं रह जाती। उसी प्रकार राज्य भी परिवार, ग्राम, शासक वर्ग, प्रजाजन इत्यादि वर्गों से मिलकर बनता है और ये सब राज्य की एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। राज्य से हटकर किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। राज्य की तुलना एक सावयव से करके अरस्तु विभिन्न अंगों की अन्योन्यश्रिता, परस्पर जो निर्भरता की स्थिति है, उस पर वो बल देते हैं। लेकिन ये स्पष्ट बात है कि अरस्तु राज्य को एक सावयव नहीं मानता, बल्कि जैसा कि वो अन्य सावयव विचारक जैसे हर्बर्ट स्पेंसर जैसे आधुनिक विचारक हैं वो मानते हैं, वो राज्य को केवल एक सावयव के सदृश मानता है। उसके अनुसार राज्य एक सावयवी नहीं, उसका स्वरूप जो है वो सावयवी अवश्य है। अब एक राज्य में विविधता में एकता होती है। राज्य के सावयव स्वरूप को स्वीकार करते हुए भी वो राज्य की विविधता की आवश्यकता को स्वीकार करता है और वो प्लेटो की भांति राज्य को एक बड़ा परिवार, बृहद परिवार नहीं मानता। उसके विचारानुसार राज्य का अस्तित्व तो उसकी मूलभूत एकता है, उसमें उसका जो सौंदर्य है वो विविधता है। उसमें राज्य में एक ऑर्केस्ट्रा के समान वो मानता है राज्य को, जिसमें विभिन्न स्वरों और ध्वनियों से मिलकर एक मधुर संगीत की सृष्टि की जाती है। तो उनका ये मानना है अरस्तु का कि राज्य विभिन्न वर्गों और तत्वों से मिलकर ही बनता है और वे सब अपने गुण स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए राज्य की समृद्धि में योग देते हैं। उनकी विविधता को नष्ट करने का प्रयास करना सर्वथा अवांछनीय है, गलत है। अब है एक और बिंदु, राज्य अन्य समुदायों से पहले है। अरस्तु की धारणा थी कि यद्यपि कालक्रम की दृष्टि से अर्थात ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो राज्य का जन्म परिवार और ग्राम के बाद हुआ है, परंतु यदि तार्किक दृष्टि से, लॉजिक से देखें तो राज्य का स्थान उनसे पहले है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अंगों के बिना हम अंगों की संपूर्ण के बिना अंशों की हम कल्पना नहीं कर सकते। यानी ये एक जो समग्र इकाई है उसके बिना हम अंगों की कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार राज्य के बिना हम उसके अंतर्गत पाए जाने वाले समुदाय की भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य का निर्माण हो जाने के उपरांत अन्य सभी जो समुदाय हैं वो सत्ता और गति, उनकी जो सत्ता और गति है उनका आधार राज्य ही बनता है। और एक है कि राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय है। अरस्तु ने राज्य की परिभाषा देते हुए आत्मनिर्भरता को राज्य का एक मुख्य लक्षण माना है। उसके अनुसार राज्य परिवारों और ग्रामों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य है स्वपर्याप्त तथा शुभ जीवन की प्राप्ति। इस प्रकार अरस्तु राज्य को एक ऐसा समुदाय मानता है जिसमें उसके नागरिकों की समस्त भौतिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जानी चाहिए। राज्य के उद्देश्य की जहाँ तक बात है तो हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य जो है उसका उद्देश्य है सुखी और सम्मानमय जीवन प्रदान करना।
ये तो पहले ही उनके एक उद्धरण से हम जान चुके हैं कि राज्य जीवन के लिए आया है और सद्जीवन के लिए बना हुआ है। तो उसकी उत्पत्ति मानव जीवन के लिए हुई है और मानव को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने के लिए उसका कायम रहना समझा गया है। जहाँ तक राज्य के कार्यों की बात है तो कौन कौन से कार्य होने चाहिए, तो उसमें ज़्यादा विस्तार से तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन केवल पुलिस कार्य राज्य के नहीं है, जन कल्याण के कार्य भी हैं। ये सोफिस्ट जो थे वो पूर्व उनसे पहले, उनका खंडन करते हुए और अपने गुरु प्लेटो का अनुसरण करते हुए अरस्तु ये घोषित करता है कि राज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों के लिए एक पूर्ण जीवन की उपलब्धि है। और एक पूर्ण जीवन से क्या तात्पर्य है? एक पूर्ण जीवन से उसका तात्पर्य है कि एक शुभ और आनंदमय जीवन, और एक आनंदमय और सुखी जीवन वही हो सकता है जो कि पूर्णतः नैतिक सिद्धांतों के अनुसार संचालित हो। हम देखते हैं कि ग्रीन जैसे एक आदर्शवादी विचारक के अनुसार राज्य शुभ जीवन के मार्ग में आने वाली बाह्य बाधाओं को दूर करके ही अपने नागरिकों के नैतिक उत्थान में योग दे सकता है, किंतु विधेयात्मक रूप से अपने जीवन या उसके जीवन को शुभ बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम अरस्तु के बारे में देखते हैं, अरस्तु के विचारों को देखते हैं, तो अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य ऐसा नकारात्मक नहीं बल्कि निश्चित रूप से सकारात्मक है। अरस्तु का ये विश्वास है कि राज्य एक समुचित न्याय व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली के द्वारा अपने नागरिकों के चरित्र को उदात्त बनाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास प्रसार करके भी राज्य अपने नागरिकों के नैतिक जीवन में योग दे सकता है। और प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए अरस्तु भी राज्य को मुख्य रूप से नैतिक समुदाय मानता है। तो ये उनके राज्य के संबंधी, उनके स्वरूप, उद्देश्य, कार्य, उत्पत्ति से संबंधी महत्वपूर्ण विचार हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।